मई का महीना था और साल था 1967। इस साल इजिप्ट के तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल नासिर ने घोषणा की कि अब अरब के लोग इजराइल का विनाश करना चाहते हैं। जून आते आते इजराइल इजिप्ट सीमा पर युद्ध भी शुरू हो गया और जल्द ही कई और अरब मुल्कों तक यह युद्ध फैल गया। इजराइल और इजिप्ट के बीच लड़े गए इस युद्ध में इजराइल के खिलाफ जॉर्डन, इजिप्ट, इराक, कुवैत, सीरिया, सऊदी अरब, सूडान और अल्जीरिया जैसे देश शामिल हो गए। 5 जून 1967 का वो मंजर जब महज 6 दिनों की लड़ाई में इजराइल ने 8 अरब देशों की कमर तोड़कर रख दी और अरब देश तितर बितर हो गए। लेकिन इजराइल के खिलाफ उनके मन में जहर अभी बाकी था। थोड़ा समय गुजरा, साल था 1973 या 1973 की बात है। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने अरब देशों को मिट्टी में मिलाने के लिए इजराइल को 18,000 करोड़ रुपए की मदद दे दी। इस मदद के बाद हालात ऐसे बने या कहो अमेरिका ऐसा फंसा कि उसे G7 ग्रुप तक का गठन करना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं राजीव चौधरी। आज चर्चा में G7 है, वो ग्रुप जो दुनिया के अमीर देशों का ग्रुप माना जाता है। हालांकि भारत इस संगठन का हिस्सा नहीं है, लेकिन G7 ने पहली बार साल 2003 में भारत को अपनी बैठक में शामिल होने का न्योता भेजा था। इसके बाद तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी फ्रांस गए और अब कल 19 मई को जापान के हिरोशिमा शहर में दुनिया के अमीर देशों के संगठन G7 की बैठक शुरू हुई। तो इस बैठक में लगातार चौथी बार भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस संगठन की मीटिंग में बतौर गेस्ट शामिल रहे। ऐसे में दिलचस्प सवाल ये है कि जब भारत इस ग्रुप का हिस्सा नहीं है तो क्या कारण है कि G7 के देश भारत को हर बार इसकी मीटिंग में न्योता भेजते हैं। किस्से को शुरू से समझिए। दरअसल जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने अरब देशों को मिट्टी में मिलाने के लिए इजराइल को 18,000 करोड़ रुपए दिए, तो सऊदी अरब के राजा फैसल के नेतृत्व में तेल के उत्पादन करने वाले सभी ओपेक देश इससे नाराज होकर तेल के उत्पादन में भारी कटौती कर देते हैं। ऑयल प्रोडक्शन कम करने का मकसद फिलिस्तीन के खिलाफ इजराइल का समर्थन करने वाले पश्चिमी देशों को एक सबक सिखाना होता है। इस सबक का नतीजा ये हुआ कि 1974 आते आते यानी अगले साल तक दुनिया में तेल की किल्लत हो जाती है। इसकी वजह से तेल की कीमतें 300% तक बढ़ जाती है। इसका सबसे ज़्यादा असर अमेरिका और उसके अमीर साथी देशों पर पड़ता है। वहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाती है, महंगाई आसमान छूने लगती है। जैसे तैसे एक साल इसमें बीता, लेकिन मामला हल नहीं हो रहा था। इकोनॉमिक क्राइसिस से बेहाल दुनिया के 6 अमीर देश साल 1975 में एक साथ एक मंच पर आए, यानी ये अपनी हितों को साधने के लिए एक संगठन बना लेते हैं। इसे ग्रुप ऑफ 6 कहा गया। इसमें अमेरिका, जर्मनी, जापान, इटली, ब्रिटेन और फ्रांस शामिल थे। ये सभी देश वामपंथियों के विरोधी थे। आरंभ में 6 देश थे, लेकिन साल 1976 में कनाडा के शामिल होने से ये G7 हो गए। यानी अब एक तरफ पूंजीवादी देश थे तो दूसरी तरफ रूस के समर्थन वाले देशों ने मिलकर वॉर्सा के नाम से एक ग्रुप बनाया था। यानी एक और पश्चिम के औद्योगिक और विकसित देश थे तो दूसरी तरफ कम्युनिस्ट विचारधारा वाले देश थे। संगठन की पहली बैठक में सऊदी अरब की ओर से शुरू की गई ऑयल क्राइसिस से निपटने के लिए एक योजना बनाई गई। अमेरिका ने डॉलर की वैल्यू को सोने से डीलिंक कर दिया। अमेरिका ने ऐसा दुनिया में सोने की बजाय डॉलर के दबदबे को बढ़ाने के लिए किया था। हालांकि इससे दूसरे देशों के लिए आर्थिक परेशानी शुरू हो गई। तब इस बीच पश्चिमी देशों को लगा कि उन्हें फाइनेंशियल लेवल पर पॉलिसी बनाने के लिए एक साथ आने की जरूरत है, ताकि वो आपस में अपने बिजनेस और ट्रेड के मसले सुलझा पाए, और मसला काफी हद तक सुलझ भी गया। साल 1991 आते आते सोवियत संघ बिखर गया। उससे अलग होकर नए नए देशों का उदय हुआ। साथ ही वॉर्सा ग्रुप भी कमजोर पड़ गया। पर यहाँ एक पेंच था, और वो पेंच था रूस का तेल और गैस का उत्पादन। G7 ने सोचा अगर इस ग्रुप में रूस को भी जोड़ लिया जाए तो अरब देशों की तेल की दादागिरी धरी की धरी रह जाएगी। और हुआ भी यही। साल 1998 में G7 संगठन के दूसरे फेज की शुरुआत होती है और इस समय रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्सिन थे। वो कम्युनिज्म से बाहर आके रूस की पॉलिसी को अमेरिका और पश्चिमी देशों के समर्थन वाली कर रहे थे। तो G7 देशों ने उन्हें मनाया और रूस को इसमें शामिल कर लिया और यह ग्रुप बन गया G8। हालांकि 1975 में जब G7 की शुरुआत हुई उस समय ये देश दुनिया की 60% GDP को ये देश कंट्रोल किया करते थे। इनकी प्रति व्यक्ति आय भी ज्यादा थी। यानी आसान भाषा में कहे तो ये संगठन दुनिया में अमीर देशों के हितों को प्रमोट करता था। वहीं दूसरी तरफ ग्लोबल साउथ के देश यानी गरीब और विकासशील देश G7 की पॉलिसी से कभी सहमत नहीं रहे। इसकी वजह यह थी कि ये देश दुनिया की अलग अलग संस्थाओं जैसे WTO, IMF और वर्ल्ड बैंक को
अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। ये देश दुनिया में व्यापार और क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों पर अपने मन मुताबिक नियम बनाना चाहते हैं। ये देश अलग अलग तरीकों से अपने किसानों को तो पूरी सब्सिडी देते हैं, लेकिन भारत और दूसरे देशों को ऐसा करने से रोकते हैं। इसकी वजह यह है कि जब भारत सरकार अपने किसानों को सब्सिडी देती है तो दुनिया में भारत का अनाज अमेरिका जैसे देशों के अनाज से ज़्यादा सस्ता हो जाता है। इससे पश्चिमी देशों को नुकसान होता है। दूसरा, ये देश जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए दूसरे देशों को कोयले के इस्तेमाल करने से रोकते हैं, जबकि खुद कोयला फूंक फूंक कर इस्तेमाल करके ये देश विकसित हुए हैं। यानी दुनिया दो हिस्सों में बट गई थी, एक और गरीब तथा विकासशील देश तो दूसरी तरफ अमीर देश। लेकिन इन सब के बीच एक देश था भारत, जो किसी भी गुट में शामिल नहीं था। उभरती अर्थव्यवस्था और बड़ी जनसंख्या के कारण यहाँ व्यापार के मार्ग खोले जाने की संभावना को लेकर G8 ग्रुप ने साल 2003 में भारत को बतौर गेस्ट इसमें शामिल कर लिया। पहले अटल जी, बाद में मनमोहन सिंह जी इसकी बैठकों में शामिल होते रहे। अब ऐसे में सवाल होगा कि क्या कारण रहा कि G8 ग्रुप फिर से G7 हो गया। दरअसल इसके दो कारण थे। एक तो ये कि 1975 के बाद अमेरिका ने समझ लिया था कि अरब देश उसे तेल के मामले में कभी भी कमजोर कर सकते हैं, तो इसके समाधान के लिए अमेरिका ने अरब देशों को आपस में लड़ा दिया। ईरान इराक वार से लेकर सऊदी अरब लेबनान वार, तो 1990 में सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला बोल दिया। यानी अरब देश खाड़ी युद्ध में उलझ गए और अमेरिका तेल के कुओं पर कब्जा जमाता चला गया। नतीजा, अमेरिका अब तेल खरीदार से लेकर तेल बेचने वाला देश बन गया। इसके अलावा G7 देशों ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर काम करना शुरू कर दिया ताकि तेल पर निर्भरता कम हो जाए और अरब देश कंगाल हो जाए। किंतु इसी बीच साल 2014 अचानक रूस द्वारा यूक्रेन वाले हिस्से क्रीमिया पर कब्जा कर लिया जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा एक आपातकालीन बैठक बुलाते हैं जिसमें रूस को G8 से बाहर कर दिया जाता है और ग्रुप का नाम फिर से G7 कर दिया जाता है। ऐसे में यहाँ एक सवाल हो सकता है कि भारत जब G7 का मेंबर नहीं है तो इसकी बैठक में शामिल होने से भारत को क्या फायदा होता है। दरअसल चीन की वजह से साउथ चाइना सी वाले क्षेत्र में काफी सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं। चीन की पॉलिसी सिर्फ जापान और साउथ कोरिया को लेकर ही नहीं बल्कि भारत को लेकर भी काफी अग्रेसिव है। ऐसे में भारत G7 की बैठक में चीन को लेकर अपना पक्ष रख सकता है, वो भी तब जब चीन को काबू करने के लिए भारत भी अमेरिका और जापान के साथ मिलकर काम कर रहा है। हालांकि भारत कई मुद्दों को लेकर G7 देशों से सहमत नहीं है, जैसे क्लाइमेट चेंज और बिजनेस ट्रेड। वहीं G7 के देश भी भारत की कई बातों से सहमत नहीं है, जैसे हमारे वर्करों को फ्री वीजा इशू करना। साथ ही भारत G7 के दूसरे देशों में सत्ता पलटने और दखल अंदाजी की पॉलिसी से सहमत नहीं रखता। यानी UN में फैसला लिए बिना ही ये देश दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में दखल दे देते हैं। इससे भारत सहमत नहीं है। वो गेस्ट के रूप में भारत को बुलाते हैं तो इन मामलों में हम अपना पक्ष रख पाते हैं। तीसरा, भारत इंटरनेशनल लॉ का पालन करता है। दुनिया के देशों का चीन के मुकाबले भारत पर भरोसा करना ज़्यादा आसान है। उन्हें लगता है कि भारत को अपने पक्ष में रखना जरूरी है। अब सवाल है कि G7 से दुनिया के बाकी देशों की नाराजगी क्या है। दरअसल G7 अमीर देशों के इंटरेस्ट को प्रमोट करता है, बाकी दूसरे देशों का फेवर नहीं करता। ये संगठन गरीब देशों को कभी कभार मदद जरूर करते हैं, लेकिन बड़े मुद्दे जैसे टेक्नोलॉजी शेयर करने के मामले में ये दूसरे देशों का साथ नहीं देते। इन देशों ने महामारी के दौरान भी कोविड वैक्सीन की टेक्नोलॉजी गरीब देशों को देने से मना कर दिया था। यही नहीं, कारगिल वार के वक्त घुसपैठ करने वाले पाकिस्तानी सैनिकों की पोजीशन बताने से अमेरिका ने मना कर दिया था। तब हमारी सेना को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। इसके बाद इसरो ने तय किया कि वो अपना रीजनल पोजीशनिंग सिस्टम बनाएगा और इस कामयाबी के साथ ही अमेरिका और रूस के बाद भारत अब तीसरा देश बन गया जिसके पास अपना नेविगेशन सिस्टम है। यानी G7 में भारत को बुलाया जाना आज इन देशों की मजबूरी है, क्योंकि एक समय दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था रहा अमेरिका आज दूसरे नंबर पर खिसक चुका है। वहीं भारत आज विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। ऐसे में अमेरिका को दिक्कत चाइना से है और उसका तोड़ सिर्फ भारत में दिखाई देता है। ऐसे में ग्रुप 7 अपनी मीटिंग में बार बार भारत को बुलाता है ताकि वो चाइना को काउंटर करता रहे और आगे आने वाले समय में जब भारत एक महाशक्ति बनकर उभरेगा तो अमेरिका और पश्चिम देश को उससे कोई खतरा ना हो।